क्या था? पीसीएल एक पास। जो भी हम लोग कल बात किए थे, ठीक है, पीसीएल में, उसमें एक चीज था, मैंने एक सर्किट दिया था आपको, जी सर। और वह सर्किट जो हम लोगों ने कल बात किया था, किस पर बात किया था? विभव मापी को लेकर के, यानी कि पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, ये था ना। और इस विभव मापी में मैंने आपको समझाया था कि इसमें दो तरह के सर्किट होते हैं। एक होता है प्राथमिक परिपथ और एक होता है द्वितीयक परिपथ, ये होता है ना। फिर इस प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ में मैंने समझाया था कि प्राथमिक परिपथ करता क्या है? प्राथमिक परिपथ क्या करता है? ऐसा परिपथ है जिसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाता, उसको एक बार लगाने के बाद उसको बदलना नहीं जाता। यानी कि यह सिस्टम में, यानी इस विभव मापी में एक बार, हाँ, हमने आपको इसका एक डायग्राम भी दिखाया था। डायग्राम कैसा था? तो डायग्राम में मैंने कहा था कि इसमें एक पावरफुल बैटरी होती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको पढ़ रहा हूं। इसका संबंध एक परिवर्ती प्रतिरोध, जिसे हम लोग रियोस्टेट कहते हैं, फिर एक कुंजी होती है, ऑन ऑफ कुंजी। इसका प्लस सिरा कहां आता है? एक बिंदु हम लोगों ने लिया था, जो विभव मापी के अंदर जो 10 मीटर की क्वाइल यानी कि तार होती है, ऐसे होती थी ना। इस 10 मीटर के तार को हम पूरा एक साथ नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए हमने कहा था कि इसमें से 1 मीटर तार को निकाल करके हम बाहर ले लेते हैं, यही बताया था। फिर इसके ए बिंदु पे इस विद्युत वाहक बल, यानी कि हम लोग इसको इंडिकेट किए थे ए से, के प्लस टर्मिनल से हमने जोड़ दिया था, ठीक है। फिर इसका दूसरा सिरा बी टर्मिनल से जुड़ा होता है। फिर हमने आपको बताया था कि जिस किसी भी सेल की क्या ज्ञात करना होता है? जिस किसी भी सेल का शक्ति यानी कि पावर, या हम लोग कह सकते हैं कि यह दो सेलों के बीच कुल कितने अंतर होते हैं, उसको बताने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह जानना हो हमें कि दोनों सेल जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, में कितना अंतर है, माने कौन पावरफुल है और कौन कमजोर है, इस तरह की बात हुई थी ना। तो हम लोग उन दोनों सेलों की शक्ति को या उसके अंदर विद्युत वाहक बल को कैसे बताएंगे कि उनमें से कौन सा सेल दूसरे से अधिक पावरफुल है। इसके लिए मैंने कहा था कि इसके प्लस टर्मिनल को पुनः हम किससे जोड़ देते हैं? बिंदु ए से, यानी कि जो सेल हमें प्राप्त होते हैं उन दोनों के टर्मिनल प्लस को हम लोग ए बिंदु से जोड़ देते हैं, जिसका धन सिरा है ना। फिर दूसरा वाला जो टर्मिनल ऋण का होता है, वह उसका संबंध हम लोग किससे करते हैं? एक
टू वे की द्विसरफी कुंजी की सहायता से इस दूसरे वाले टर्मिनल को भी हम जोड़ देते हैं। इस टू वे की एक हैसियत होती है, इसको मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया था, आपके स्क्रीन पर प्राप्त भी है ना। इसमें 3 बिंदु होते हैं, ठीक है। इसमें 3 बिंदु होते हैं। 3 बिंदु में जो एक बिंदु होता है उसका संबंध हम जो यहाँ पे E1 बैटरी हमने लिया है या सेल लिया है उसके एक टर्मिनल से इसका संबंध हम लोग कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे का ये इससे यानी कि नीचे वाले से हम संबंध करते हैं, ठीक है। अब इस टू वे की एक खासियत यह होती है कि इसमें चाबी होती है। चाबी हम लोग देख सकते हैं, कल हम लोगों ने देखा भी था। यदि हमें इस सेल के विद्युत वाहक बल को जानना होगा तो हम इनके बीच में चाबी लगाएंगे। दोनों को एक साथ हम लोग काम नहीं कराएंगे, हम लोग एक एक करके दोनों के शक्ति को इसके शक्ति से तुलना करेंगे और यह देखेंगे इसकी शक्ति कितनी है। यही ना बताया गया था। तो इसमें हम लोग जब A की पावर यानी कि A की तुलना इससे हमें करना होगा तो हम इनके बीच में क्या लगाते हैं, कुंजी। उसके पहले इस तीसरे पॉइंट का संबंध किससे कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर से। और इसके एक सिरे पर क्या जुड़ा रहता है, जॉकी जिस जुड़ा रहता है। और इस जॉकी को मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेन की तरह की होता है। पेन, ठीक है। एक तरफ पेन के एक साइड वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं, ठीक है। और दूसरे साइड जो पॉइंटर होता है उसको हम पॉइंटर की सहायता से इन बिंदुओं के ऊपर रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बहते हुए विभव, ठीक है, को देखते हैं और इसके विभव से उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। यही बताया गया था ना। तो इसमें हम लोग यहाँ पे यह समझे थे कि जो A और B बिंदु है, जब यहाँ कुंजी ऑन होती है तो इसमें से धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है, यानी कि प्रवाहित होने लगती है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब यह वोल्टेज देगा, करंट फ्लो होगा, तो इन टर्मिनलों पर विभव उत्पन्न होगा और जिनके अंतर के कारण इसमें धारा चलेगी। यानी इसमें क्या उत्पन्न है, इस तार में पूरा विभव उत्पन्न है, ठीक है। अब हम इस तार की सहायता से, माने इसके विभव की सहायता से एक एक बैटरी की शक्ति को क्या करेंगे, इसकी सहायता से चेक करते हैं। मैंने इसमें कल समझाया था कि जब हम पहली बैटरी को यानी कि E1 को काम में लेते हैं, क्या लगा करके, चाबी लगा करके, तो इसमें विभव ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है ना। इसकी लंबाई भी हम लोगों ने कुछ मानी थी, क्या माना जा सकता है, ठीक है। अब हम इस सिस्टम को चेक करने के लिए भी आपको समझाया था कि इस सिस्टम हमने सही तरीके से ऐड किया है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था। तो इसके लिए हमने यहां आपको बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर है, जब हम जॉकी को, ठीक है, A बिंदु से टच करेंगे तो इसके अंदर इस तरह का विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। पुनः हम इस जॉकी को इस बिंदु पर लाते थे तो विक्षेप हमारा ऐसे उत्पन्न होता था। इसमें हमें ध्यान यही रखना था
यदि यह विक्षेप इधर न होकर के इधर होता और यह विक्षेप इधर न होकर के इधर होता तो कहीं ना कहीं से हमारा यह जो मैंने सिस्टम परिपथ बनाया है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया था, याद है। इसमें हम इस तरह से इसको हम लोग चेक करते हैं कि हमने जो सर्किट तैयार किया है वो पूर्णतः सही है कि नहीं। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? फिर हम लोगों ने इसके अंदर बहते हुए करंट को चेक करने के लिए क्या किया था, चौकी को चाबी एक टर्मिनल पर हमने लगाया। जैसे ही चाबी लगी हमने क्या किया, इस चौकी को उठा करके हम लोग एक एक बिंदु को चेक करने लगे। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर चेक करने के उपरांत हम लोग क्या देखते हैं, एक ऐसा बिंदु है, मान लेते हैं यहां, इसको हम डी मान लें, इस बिंदु को जहां पे चौकी जब हमारा आता है तो इसमें विक्षेप इसका क्या हो जाता है, आई 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग चौकी का इस्तेमाल इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट पर हमने किया तो इसमें आई का मान यानी जो करंट बह रही है क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, तो मतलब यह हो रहा है कि इस वायर में, यानी कि जो ये भी तो वायर है ना, इस वायर में कुल कितने करंट हैं, 0, यानी कि इसमें कोई करंट बह ही नहीं रहा। जब इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा तो मतलब साफ है कि यह जो आपकी E1 सेल है इसका वोल्टेज यानी कि इसमें विभव जो है वो इसके इतने के बराबर होगा। फिर से कोई दिक्कत है इसमें? इसका मतलब ये है ना, हमने देखा कि इस चौकी का इस्तेमाल इस डी बिंदु पर जैसे ही होता है इसमें इस तार के अंदर करंट बहने क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहा है। जैसे ही 0 हो रहा है तो हम लोग यह समझ रहे हैं कि इसके अंदर जो शक्ति है, जो विभव है, वो इतने दूरी के बराबर ही है। बिल्कुल नहीं, ये तो चेक करने का एक तरीका हम बता रहे हैं ना। वो तो जो चेक करके आपको मिलेगी उस पर तो स्पष्ट लिखा रहेगा और जो हमें अज्ञात मिलेगी उस पर तो कुछ लिखा नहीं रहेगा। हम लोग उसको ज्ञात करेंगे ना इससे, इस मेथड से। ठीक है, बाकी जो आती है कंपनियां अपना बना करके देती हैं उनका तो प्रोसेस अलग है, तो बना के दे दें। इसमें भी मैंने एक चीज बताया था, यहाँ पे हम लोग इस तरह से दोनों का चेक करेंगे। इसका हम लोग दूरी मान लिए थे कि मान लिया कि इनके बीच की L दूरी है, मान लिया कि E1 के लिए L1 दूरी पर जाकर के इसका विक्षेप 0 हो जा रहा है, माने इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। मतलब यह होता है कि जो इसकी शक्ति है वो L1 के बराबर है, माने इस पावर, इस E के यानी इस विद्युत वाहक बल के इतने भाग के बराबर है। राइट, मैंने एक चीज आपको बताया था कल कि इसमें हम लोग जो यहां पे हमारा विद्युत वाहक बल चल रहा है ना, इसके कारण से जो इसमें विभव उत्पन्न हो रहा है इस पूरे तार की लंबाई के अंदर उसके एकांक लंबाई में कुल विभव पतन कितना हो रहा है, पाई हो रहा है। ये हम लोग समझे थे। तो 5 यानी इस पूरे तार के अंदर इसके एकांक भाग में कुल फाई विभव पतन हो रहा है। फिर से जैसे हम लोग इसको समझने के लिए एक शॉर्टकट टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये है, हो ही जाएगा, लेकिन
ये अंत में कट रहा है ना फाई, इसलिए हम लोग मान नहीं रख रहे हैं। जी सर। आप देखोगे, देखे भी थे, जी सर। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये 1 मीटर है तो कितना सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एल, इतनी दूरी जी सर। होगी। तो यहाँ पे इसके एकांक में इतना विद्युत विभव यानी कि पतन हो रहा है, विभव पतन हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते थे, फाई को हम लोगों ने क्या बोला था, विभव प्रवणता या विभव पतन, जो इसके एकांक लंबाई के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से यदि E1 सेल का विद्युत वाहक बल हमको प्राप्त करना होगा तो हम लोग E1 इज इक्वल टू L1 के बराबर विभव, ठीक है। तो कुल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकांक के लिए फाई, तो L1 के लिए L1 इंटू फाई टर्म का हमने इस्तेमाल किया था। क्लियर? इसी को हम लोगों ने पूछा था, इसी को, यही था, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं, इसको हम लोग विधिवत समझ चुके हैं। इसमें हम लोग आज जो हमको टॉपिक्स देखना है, इसमें दूसरा भाग जो हमने कल बताया था, क्या चर्चा किया था इसमें, कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम लोग देखें, इसे मिटा दें। सेल का आंतरिक ज्यादा ऊपर हो रहा है सर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आर से। और इसमें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यह होता क्या है, पता है ना। इसके लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम को बना करके समझने का प्रयास भी किए थे। क्या था, हाँ, इसमें हम लोगों ने एक डायग्राम बना करके देखा था कि यदि कोई बाह्य प्रतिरोध R किसी स्विच की सहायता से जुड़ा हो और इसके अंदर विद्युत वाहक बल इस सेल के माध्यम से प्रवाहित हो रहा हो तो क्या होता है। विद्युत वाहक बल, इस पर आप ध्यान देंगे। जब कोई प्रतिरोध किसी सेल से जुड़ा हो और हम कुंजी को क्या कर दें, बंद कर दें, तो हम क्या देखते हैं कि करंट यहां से फ्लो होना चालू हो गया, चालू होगी ना।
और ऐसे घूम के यहां पे आएगी। और इस चीज को हमने जब आपको सेल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जैसे ही वह अपने टर्मिनल से, इस टर्मिनल से घूम के ऐसे होते हुए ऐसे आएगी, बीच में इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के द्वारा प्रभावित होगी। माने विद्युत अपघट्य क्या करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि उस धारा के मार्ग में आ जाता है। इसको समझने के लिए हमने क्या किया था? एक बैटरी की संरचना देखा था कि एक पात्र में हमने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट्स। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपघट्य। ठीक है। इसके अंदर दो टर्मिनल लेते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि माइनस को हम लोग कैथोड कहेंगे और प्लस को एनोड। ठीक है। जब इस टर्मिनल से कोई बाह्य परिपथ हम जोड़ते हैं, ऐसे ही जोड़ा जाएगा ना, तो इधर से होकर के करंट क्या होगी? फ्लो होगी, ऐसे आकर के जाएगी, यानी कि यह आर है, आर प्रतिरोध है ना, बाह्य प्रतिरोध। अंदर आकर के वह इसके ऊपर आएगी और पुनः ऐसे ये सिस्टम चलता रहेगा और उसे विद्युत वाहक बल यानी कि करंट मिलता रहेगा। ऐसा हमने बताया था। तो हम लोग देखते क्या है कि जैसे ही करंट ऐसे चल रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध काम कर रहा है ना, इसे हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। और अंदर जैसे ही आया ये इलेक्ट्रोलाइट में हमने बताया कि H2SO4 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आयन के रूप में उसमें फैला होता है, H प्लस और HSO4 नेगेटिव माइनस। ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके यहां आते हैं तो यहां से यहां आने में उसे इस इलेक्ट्रोलाइट का विरोध सहना पड़ता है। इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या सहना पड़ता है? विरोध। और वही विरोध क्या उत्पन्न करता है? यहां पे आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि रुकावट जो उत्पन्न करता है वह इस बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो इसी सिस्टम को हम यहां पे ऐसे समझने का प्रयास किए तो हम लोग, ये बाह्य प्रतिरोध हो गया। अब इसके भीतर क्या होगा? एक आंतरिक प्रतिरोध होगा। और वह आंतरिक प्रतिरोध कहां होगा? ध्यान से देखिए, यहां पे हो रहा है ना, यानी यहां होगा ऐसे, ये और ये हम लोग क्या कह देंगे? स्मॉल आर। यानी इस पूरे परिपथ में दो तरह के प्रतिरोध, एक ये बाह्य प्रतिरोध और एक ये आंतरिक प्रतिरोध काम करेगा। ठीक है। तो इसी को हमें समझना है। तो इसमें हम लोग इसको बना लो, इसको, सिर्फ इसको। जैसे ही हमने कुंजी को बंद किया, करंट फ्लो हुआ। अब करंट फ्लो होगा तो यहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? पार्श्वक्रम में वोल्टमीटर लगा करके यह चेक कर सकते हैं किसमें कितना वोल्ट करंट आ रहा है ना। तो यहां पे हमारा विभवांतर V इज इक्वल टू I इंटू R, यानी कि इसको हम लोग निकालना हो, इसको निकालें तो V यानी वोल्टेज, कुल कितना वोल्टेज यहां पे हो रहा है, तो ये जो I है वो इसके क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू R।
ठीक है। अब यहां से हम लोग I को बाहर करते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R होगा। अब ये आपका विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये यानी कि वोल्टेज यानी कि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। यानी कि इस विद्युत वाहक बल में एक ये भी प्रतिरोध है, एक ये भी प्रतिरोध है, इन दोनों को मिलाएंगे तब तो जाकर के यह E हमको प्राप्त होगा। तो हम लोग इसको ऑलरेडी यहां देखे हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R, तो हम लोग डायरेक्ट IR ना लिख करके हम लोग क्या लिख दिए हैं, V। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे यह V हो गया तो ये आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या होगा, I इंटू R, I इंटू R। ये भी तो इसमें है तो ये प्लस में होगा ना, दोनों जुड़ के ही तो जाएंगे, तो ये हमारा प्लस I इंटू स्मॉल r, और ये यहाँ स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। और हमारा हेडिंग क्या है, इस सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो हम R को बाहर कर सकते हैं, किया जा सकता है ना। अब यहां से हम लोग R को बाहर यदि करते हैं तो क्या बनेगा, I R बराबर विद्युत वाहक बल माइनस ये वोल्टेज थी। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या सूत्र मिलेगा, तो E माइनस बी बाई क्या बनेगा, I, ये मिलेगा। अब हम क्या करें, I के जगह पर, इस I के जगह पर इस I का मान पुटअप कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल माइनस ये क्या होगा, वोल्टेज बाई I के जगह पर V यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, और क्या बचा, बाह्य प्रतिरोध। और ये हमको एक फॉर्मूला आंतरिक प्रतिरोध का मिला, ये आंतरिक प्रतिरोध R बराबर विद्युत वाहक बल माइनस ये टर्मिनल वोल्टता बटा टर्मिनल वोल्टता इंटू बाह्य प्रतिरोध। अब यहां पे एक चीज, ये टर्मिनल वोल्टता हम लोग इसे क्यों कह रहे हैं, टर्मिनल वोल्टता क्यों कह रहे हैं, ये भी टर्मिनल वोल्टता, ये भी टर्मिनल वोल्टता, ये बाह्य प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध, और ये आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो हम लोगों ने आंतरिक प्रतिरोध देखा, R इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल माइनस बी बाई बी, यानी कि टर्मिनल वोल्टता बाई टर्मिनल वोल्टता इंटू बाह्य प्रतिरोध। यहां पे मैंने बताया कि ये टर्मिनल वोल्टता ही हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं, तो क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि एक मैंने छोटा सा उदाहरण लिया था कि आपको 100 रुपया मिले घर से, या आप जा करके मार्केट से सब्जी ले लो, तो आप क्या करते हो, प्राय उसमें से 10 रुपये का हिसाब भी उसमें ऐड कर लेते हो, 90 रुपये का आप सामान ले लिए, 10 रुपया आपने क्या किया, बचा लिया, लेकिन उसको उस हिसाब में नहीं रखा, और घर पे जाकर के कुल कितने का हिसाब देते हो, 100 का। काम कितने का किया, 90। तो जितना काम इसमें होता है, जो हमें दिखता है, उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता, और जितना आपने बचा लिया और बताया भी नहीं, उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये टर्मिनल वोल्टता भी, यानी कि इसमें जो काम कर रहा है वो टर्मिनल वोल्टता, और यहां पर जो है वो आंतरिक प्रतिरोध। जब आंतरिक प्रतिरोध होगा तो टर्मिनल वोल्टता ही कहलाएगा। कोई डाउट?
बना लो।